नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुशवाहा और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का फिजिक्स। ठीक है, जिसमें पता है कि जो क्लास 12th की फिजिक्स है उसमें दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोग को दो ही कैटेगरी के मतलब कि सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कि एक वैद्युत संबंधी और एक चुंबक संबंधी। और कैटेगरी जो दो है, ठीक है, उसमें प्रकाश है और जितने भी जैसे कि अलग अलग एटॉमिक संबंध मतलब केमिस्ट्री कुछ पार्ट उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास 12th का जो फिजिक्स है इसमें चैप्टर 1 क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब स्थिर वैद्युतिकी एवं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि लेक्चर नंबर 1 में आज हम वैद्युत संबंधी जो भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि चार्ज होती है, चार्ज क्या होता है, उसे कितने प्रकार की होती है, चार्ज कैसे उत्पन्न किए जा सकते हैं और चार्ज की कौन कौन से इंटरनल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, इन सभी के बारे के क्या करेंगे, इन सभी के बारे में आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या होता है देखिए ध्यान से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब होती है वैद्युत, क्या होती है इलेक्ट्रो मतलब होती है वैद्युत। ठीक है, और स्टैटिक्स मतलब होती है स्थिर यानी रुका हुआ। ठीक है, मतलब कि ऐसा आवेश का हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, ऐसे आवेश के बारे में पढ़ेंगे जो आवेश क्या हो, रुका हुआ हो। रुका का मतलब जो एक्लेरेशन उसका हो, तो त्वरण है वो क्या होती है, शून्य होता है यानी अत्वरित होता है। एंड क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि वैद्युत जहां पे रहेगा, वैद्युत आवेश जिस बिंदु पर रहेगा या जहां पर स्थिर रहेगा उसके आसपास जो क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो दो ही पॉइंट को स्टडी इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, कि स्थिर वैद्युतिकी के बारे में और क्या है वैद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि स्थिर वैद्युतिकी। तो पूछा था कि स्थिर वैद्युत क्या होते हैं, जो चैप्टर का नाम है उसके मायने क्या है। ठीक है, तो पता है कि ये विज्ञान क्या होते हैं कि भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब ऐसा आवेश हो जो स्थिर हो, ठीक है, मतलब गतिमान न हो, अर्थात इसमें त्वरण शून्य हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है, तो मतलब जो आवेश रुका हुआ है और कौन कौन से इफेक्ट उत्पन्न करेगा, उसी इफेक्ट के बाद अध्ययन क्या करेंगे, इस बारे में अध्ययन करें। ठीक है, तो क्या करते हैं कि इसका थोड़ा से शॉर्ट में हिस्ट्री बता देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, यहाँ पे कितने टाइप की होती है, क्या क्या होता है, तो देखते हैं क्या है कि अब टॉपिक इसमें हेडिंग क्या है, आवेश यानी चार्ज। ठीक है, डिफिनेशन क्या कहता है कि आवेश किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण होता है या मौलिक गुण होता है जो वस्तुओं के बीच क्या करता है, चुंबकीय बल यानी चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आवेश क्या होती है, कोई पूछेगा कि आवेश क्या होती है, मतलब कि डिफाइन करना है किसका, चार्ज का। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या है कि आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक या मूल कण होता है, ठीक है, जो वस्तुओं के बीच क्या करता है, चुंबकीय बल अर्थात चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। इसका मतलब क्या है, आंतरिक गुण का मतलब कि पता है कि दुनिया में जितने भी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कण यानी परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सबको पता है कि जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो सभी वस्तुएं परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु के अंदर क्या होता है, क्या पढ़े हैं कि परमाणु के अंदर क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन होता है और प्लस प्रोटॉन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन होती है, तो हालांकि इलेक्ट्रॉन तो घूमता है, सबको पढ़ा है, तो उसके बारे में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है, जबकि प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब पहले से इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेश और प्रोटॉन धन आवेश पहले से ही मौजूद है, तो जाहिर सी बात है क्या करेगा, ये आवेश उत्पन्न करेगा। तो जब पहले से ही पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होती है तो उसी को क्या होती है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होती है। इसलिए कहा जाता है आंतरिक गुण, क्योंकि पहले से पदार्थ के अंदर क्या है, यह गुण पहले से ही मौजूद होता है। ठीक है, तो क्या करेगा कि वस्तुओं के बीच क्या करता है कि चुंबकीय बल या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, इसे क्या करते हैं, क्यू या कैपिटल क्यू से प्रेजेंट करते हैं, मतलब स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रेजेंट करते हैं। तो फार्मूला पढ़े हैं कि क्यू बराबर आई टी। ठीक है, तो फिजिक्स में सबसे बड़ी फायदा ये होती है कि मतलब किसी भी फार्मूले का या मात्रक का यानी यूनिट का या उसका, ठीक है, डायमेंशन फार्मूला जो बीवी सूत्र होता है, या इसको हम डिफिनेशन डिफाइन करना होता है, कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर फार्मूला आपको याद है तो सबसे आसान तरीका होता है फिजिक्स में डिफाइन करने का कि परिभाषा जो उसका फार्मूला है, फार्मूला से करते हैं डिफाइन कर सकते हैं। तो फार्मूला देखिए ध्यान से, क्यू क्या है, चार्ज है आवेश है, और आई है वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट है, और टी क्या है, टाइम है। तो हम कह सकते हैं किसी चालक में बहने वाली वैद्युत धारा
ठीक है, बहने वाली वैद्युत धारा और उसमें लगने वाले समय के गुणनफल को, यहाँ गुणा है, के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और इसका मात्रक अभी हम आगे लिखवाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला याद है तो फार्मूला से आसानी से क्या कर सकते हैं, आप डिफाइन इसको कर सकते हैं, परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसका इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, कि लगभग 600 ईसा पूर्व, ठीक है, लगभग 600 ईसा पूर्व सबसे पहले थेल्स ने क्या किया था कि एम्बर पदार्थ, जो तो एम्बर पदार्थ होती है कि जो कि, ठीक है, एक पदार्थ होती है पीले रंग की, रेजिन पदार्थ होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्बर। वो क्या होती है कि कपड़ों पर जब रगड़ कर, ऊनी कपड़ा पर जब रगड़ा गया, ठीक है, तो रगड़ने के बाद क्या किया गया कि कागज के छोटे छोटे टुकड़े, यानी बहुत हल्के हल्के जो अलग पदार्थ होते हैं, अलग पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो बहुत हल्के हों, क्या करता है उस कागज के टुकड़े को या उस पदार्थ को जो हल्का है उसको क्या करता था, अपनी तरफ आकर्षित करने लगता था। ठीक है, यानी आकर्षित करने लगता था। तो चूंकि जो एम्बर छड़ था, एम्बर पीले कलर का जो रेजिन होता था एम्बर छड़, वो क्या होता है कि यूनान भाषा में उसका कहते हैं इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उस एम्बर छड़ क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता था। इसलिए इलेक्ट्रॉन शब्द से थेल्स ने का नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युतमय। ठीक है, यानी हम हिंदी में कहते हैं कि विद्युतमय, यानी इलेक्ट्रिसिटी नाम कौन दिया था, तो थेल्स ने दिया था। ठीक है, यह बात लगभग 600 ईसा पूर्व है। इसके बाद क्या है कि सन 1600 ईस्वी में, ठीक है, गिलबर्ट ने सन 16 ईस्वी में क्या किया, सन 1600 ईस्वी में गिलबर्ट ने देखा कि जैसे ये एम्बर की छड़ थी उसी तरह से कुछ अन्य छड़ पदार्थ जैसे कि सल्फर हो, ठीक है, एबोनाइट की छड़ हो, कांच की छड़ हो, बिल्ली की खाल से या अलग पदार्थ से या ऊनी कपड़े से या सूखे बाल से जब रगड़ा गया तो वो भी क्या करता था कि छोटे छोटे हल्के हल्के कणों के, अन्य पदार्थ के कणों क्या करता था, अपनी तरफ आकर्षण करता था। ठीक है, तो आकर्षण करता था, तो मतलब कि जब किसी पदार्थ में, गिलबर्ट ने बोला था कि जब किसी पदार्थ में हम रगड़ते हैं यानी रगड़ करते हैं, बाद में घर्षण करते हैं, तो क्या होती है कि उस पदार्थ के अंदर एक क्या होती है कि बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होती है कि पूरे पदार्थ विद्युमय हो जाता है। पदार्थ क्या होती है, पूरा पदार्थ विद्युमय हो जाती है। इसलिए वो पदार्थ क्या होती है, अपने से छोटे छोटे कणों को अपने तरफ क्या करती है, आकर्षण करती है। ठीक है, अर्थात तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका इतिहास था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते क्या है कि आवेश का मात्रक, ठीक है, यूनिट्स ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के कौन कौन से मात्रक होते हैं। तो नोट में देखिए थोड़ा से, यह क्या है कि अदिश राशि है। ठीक है, आवेश क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। ठीक है, अदिश राशि आपको पता है कि क्या होती है, ये मतलब इसमें रिजल्ट मैग्नीट्यूड तो होगा, मैग्नीट्यूड मतलब इसका परिणाम तो होता है, बट डायरेक्शन डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसलिए क्या होता है, एक अदिश राशि होती है। सूत्र क्या होती है, फार्मूला Q बराबर IT, जैसे मैंने बताया था पहले कि इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, आवेश को डिफाइन कर सकते हैं। इसका पहला क्या देखिए, SI जो मात्रक होती है तो होती है कूलाम। ठीक है, और एम के पद पर क्या होती है, मात्रक होती है कि एम्पियर सेकेंड। हालांकि देखिए ध्यान से, ये दोनों को एक ही चीज कहा जाता है। ठीक है, दोनों को SI कहिए या एम के सिस्टम कहिए, दोनों का मात्रा क्या होती है कि सेम वही माना जाता है। हम इसको अलग इसलिए लिख दिए क्योंकि अलग अलग लिखने से फायदा क्या, जल्दी से आपको क्या याद हो जाएगी। और एम किस क्या हो कि पता है कि ये सिस्टम पढ़े आप लोग 11th में, तो क्या होती है कि इसमें मीटर होती है, वजन किंगरा में होता है और समय कितना होता है, टाइम सेकंड में होता है। इसमें नापेंगे हम एम्पियर सेकंड में। ठीक है, एम्पियर सेकंड। सीजीएस में क्या होती है, इस पता है कि इस मात्रक में क्या होती है कि जो भी लेंथ होती है आप सेंटीमीटर में नापते हैं, वजन को ग्राम में नापते हैं और टाइम क्या करते हैं, सेकंड में नापते हैं। तो सीजीएस प्रणाली में क्या होगा कि स्टैट कूलाम होता है, अर्थात जो आवेश का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में वो क्या होती है, स्टैट कूलाम होता है। उसके बाद चुंबकीय मात्रक होती है इसका, हालांकि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है आवेश, तो चुंबकीय मात्रक होती है, चुंबकीय मात्रक क्या होती है, तो एबी कूलाम होता है। ठीक है, ये क्या है, एबी कूलाम होती है। एक कूलाम बराबर क्या होती है कि 1/10 AB। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, मतलब कि यहाँ से ए भी बड़ा दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है कि आप देखिए अभी बड़ा यूनिट भी आएगा। एक कूलाम क्या है कि ए बी के 1/10 है, अर्थात जो ए बी स्टेट कूलाम होता है, यहाँ देखिए यहाँ जो लिखा है कि जो चुंबकीय मात्रक होता है ए बी कूलाम के 1/10वें भाग क्या होती है, एक कूलाम होता है। ठीक है, और एक कूलाम में कितना होता है कि 3 × 10 पावर क्या होती है कि 9 स्टेट कूलाम होता है। एक कूलाम में कितना होता है, 3 × 10 पावर 9 स्टेट कूलाम होती है। और एक अन्य मात्रक होती है कि mAh। ठीक है, जो बैटरी आप देखते हैं मोबाइल के बैटरी में उस पर लिखा होता है 5000 mAh, वही होती है कि mAh, मतलब मिली एम्पियर आवर। ठीक है, और इसका बीमा क्या होती है कि 80। ठीक है, 80 क्या होती है, मतलब कि जो फार्मूला में देखिए ध्यान से,
आई का होता है एम्पियर, एम्पियर दिखाते हैं ए से, टी से टाइम, तो टाइम दिखाते हैं टी से, तो हो जाएगा इसका यूनिट क्या हो जाएगी, बीमा फार्मूला हो जाएगा एटी, या ऐसे भी लिख सकते हैं, पता है कि इसमें एम होती नहीं है, किसी भी बीमा लिखने में 5 गो आपको जो होती है, जो इसमें 5 टर्म होते हैं, जिसमें कि आपका क्या होती है कि मास होता है, लेंथ होती है, उसके बाद टाइम होता है, एम्पियर होती है, और क्या होती है कि टेम्परेचर होता है, जो थीटा प्रेजेंट करते हैं। तो उसमें तो इसमें क्या है, मान 2 ही यूनिट है, ए और टी है, तो एम और एल नहीं है, इसलिए क्या कर सकते हैं, इसको हम जीरो लगाकर, इस पर जो पावर है इसको हम जीरो लगा सकते हैं, जीरो मतलब इससे कोई मान नहीं है, ठीक है। तो एटी एक बड़े मात्रा क्या होती है कि पढ़े, देखिए ध्यान से, कि एक फैराडे होता है, ठीक है, जो कि आवेश का क्या होती है कि सबसे बड़ा मात्रक होता है, क्या होती है, जो फैराडे होता है, कि मतलब एक जो फैराडे होता है वो लगभग कितना होता है कि 96,500 कूलाम होता है, ठीक है, जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, एक फैराडे पर क्या होती है 96,500 कूलाम, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए तब देखते क्या है कि टाइप ऑफ चार्ज, ठीक है, आवेश के प्रकार। आवेश कितने टाइप के होते हैं, तो आवेश होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के, ठीक है। पहला क्या होता है कि धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जैसे एज इट हम करते हैं, इसको दिखाते हैं ऐसे पॉजिटिव, देखिए यहाँ पर ट्यूब में क्या है कि ट्यूब में अंतिम क्या है, ट्यूब में लिखा है वी, इसीलिए टी भी लिख देते हैं। और अगला क्या है कि ऋणावेशित यानी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज बोले तो प्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ध्यान से, धन आवेश क्या होती है, जैसे कोई पूछेगा बताइए धन आवेश क्या होती है, तो धन आवेश का मतलब होती है किसी पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन थी और प्रोटॉन, पता है किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो प्रोटॉन की अपेक्षा बहुत कम है। पता है जब किसी पदार्थ से या किसी एटम से जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलती है उस पर उतनी क्या कहते हैं, उस पर उतना पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, वहां से कम ही हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल रहा है, ठीक है। और ऋण आवेश क्या होती है कि जो ऋण आवेश होता है इसका मतलब होती है कि किसी एटम पर या किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा है वो प्रोटॉन से ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, मतलब पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होती है, नेगेटिव होती है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा आएगा उसमें कौन सी चार्ज आएगी, उस पर उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब होती है कि किसी एटम से प्रोटॉन की अधिकतम, इलेक्ट्रॉन की कमी, अर्थात होती है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब होती है कि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन की अधिकतम और प्रोटॉन की कमी, ठीक है, तो ये दिखाता है। क्या कीजिए, इस पॉइंट को नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस यानी आवेश क्या क्या मतलब गुण होते हैं, ठीक है, उन गुणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, आवेश के गुण क्या क्या होते हैं। तो आवेश गुण देखिए, पहला गुण क्या है कि आवेश को घर्षण, चालन तथा प्रेरण द्वारा उत्पन्न हम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो घर्षण, जो चार्ज होती है उसको हम फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड क्या होती है कि प्रेरण का इंडक्शन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको उत्पन्न कर सकते हैं। चालन पता है, घर्षण क्या होती है कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया था, जैसे पढ़े हैं कि थेल्स द्वारा जो किया गया था एक्सपेरिमेंट, कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होती है कि नई आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो हल्की वस्तुओं को अपने तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करता है। और प्रेरणा क्या होती है, तो जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो ट्रांसफार्मर क्या होती है कि प्राथमिक जो प्राइमरी जो कुंडली होती है और जो द्वितीयक होती है, उसमें प्राथमिक क्या होती है कि प्रेरणा के प्रभाव से, प्राथमिक कुंडली के प्रेरणा के प्रभाव से दूसरी कुंडली में क्या होती है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो यह होती है प्रेरणा द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं। दूसरा क्या है कि आवेश को एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। चालक में क्या होती है कि जब तक आवेश फ्लो नहीं करेगा तब तक करंट उत्पन्न होती नहीं है, तो मतलब किसी चालक में जो आवेश होता है एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तभी जाकर वैद्युत धारा क्या करती है कि मोशन करता है। तीसरा क्या है कि आवेश सदैव द्रव्यमान से बंधा होता है, अर्थात जिस कणों का विराम द्रव्यमान शून्य होता है उसे आकर्षित क्या करती है, उसे आवेशित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि पता है कि जो द्रव्यमान होती है वो किसी पिंड का जो द्रव्यमान होता है वो मुक्त अवस्था में होती है, मतलब द्रव्यमान किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो आवेश होता है वो जिस पिंड का हम आवेशित कर रहे हैं वो आवेश किस पर डिपेंड करेगा, उस पिंड के, उस बॉडी के, उस कण के मास पर डिपेंड करेगा। अर्थात जिस पिंड या कण का मास नहीं है, अर्थात वजन नहीं है, उसको आवेशित हम नहीं कर सकते। जैसे कि फोटान है, ठीक है, फोटान क्या होती है, कण होती है जिसको आवेशित नहीं कर सकते हैं, और न्यूट्रिनो, ठीक है, इन दोनों कणों क्या है कि मास, जो गतिक मास होती है, जो डायनामिक मास होती है वो शून्य होता है, इसलिए इसे आवेशित नहीं कर सकते हैं।
अगला क्या है कि समान आवेश लाइक चार्ज जो होती हैं कि बीच में लाइक चार्ज मतलब जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। जो समान चार्ज होते हैं उसके बीच में हमेशा क्या होती है, रिपल्सन होता है। क्या होती है, हमेशा प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होती है। जबकि क्या होती है कि अनलाइक चार्जेस में मतलब कि जो असमान चार्जेस हैं जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो जो अपोजिट साइन वाले जो चार्ज होते हैं उसके बीच में क्या होती है, हमेशा अट्रैक्शन होती है यानी आकर्षण होता है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रॉपर्टीज क्या है। पांचवा प्रॉपर्टीज है कि जो आवेश की गणना करते हैं वो निम्न नियमों से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि कुलाम्स लॉ आगे पढ़ेंगे हम, गॉस लॉ ये भी आगे पढ़ेंगे, और एम्पियर का लॉ, ठीक है। ये जो दो नियम है कुलाम का लॉ और गॉस का लॉ, ये क्या होते हैं कि स्थिर आवेश की गणना करते हैं, जबकि एम्पियर के नियम से गतिमान आवेश की गणना करते हैं, ठीक है। और क्या अगला प्रॉपर्टी है कि जब एक आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो उसका आवेश क्या होती है, आधा हो जाती है। मतलब कोई वस्तु है जो आवेशित है और एक ऐसा वस्तु संपर्क में लाया जो क्या हो कि चार्ज न हो, मतलब उसका चार्ज शून्य हो, जैसे कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या करेंगे, आवेश स्थानांतरण हो जाएगा। तो स्थानांतरण क्या हो जाए, दोनों बॉडी एक समान क्या हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे। मतलब जो पहले बॉडी में पहला पूरा चार्ज था वो आधा क्या हो जाएगी, दूसरे अनावेशित बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। इसलिए आवाज जो चार्ज होती है वो पहले के मुकाबला हाफ हो जाते हैं। और अगला क्या है कि त्वरित जो सहित जो आवेश होता है वो क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है, ठीक है। जो पॉइंट ने बताया था कि यदि कोई जो तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो कैसा होता है कि त्वरित आवेश होता है, मतलब जो आवेश गतिमान वो क्या करता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करता है, ठीक है। बाकी जो भी सभी रूल्स हैं आगे हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए पॉइंट को। तो आइए देखते हैं क्या है कि जो अगला टॉपिक है आवेश का, ठीक है, संरक्षण। मतलब आवेश पता ही है, और संरक्षण में होती है बचाव करना है, उसकी रक्षा करना है, ठीक है। रक्षा करने का मतलब क्या है कि आपके पास जितना आवेश होना चाहिए उतना ही आवेश, ठीक है, जो भी आप प्रक्रिया कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, काम करने के बाद भी आपके अंदर जो भी परिवर्तन हो जा रहा है लेकिन आपका आवेश में कोई परिवर्तन न हो, इसी को बोलते हैं आवेश का रक्षा करना, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जैसे इस नियम के अनुसार क्या होती है कि आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट या समाप्त किया जा सकता है। जैसे कि पढ़े कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत में क्या होती है कि ऊर्जा को ना नष्ट कर सकते हैं और ना ही समाप्त किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से क्या कर सकते हैं, दूसरे रूप में बदल सकते हैं। उसी तरह से आवेशों को भी क्या कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि केवल क्या करता है, इसे केवल रूपांतरण किया जा सकता है आवेश का, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए दो वस्तु हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक कांच ले लीजिए, कांच के छड़ और एक रेशम के कपड़े। तो जब दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होगा, चार्ज उत्पन्न होगा, आवेश उत्पन्न होगा। तो कांच की छड़ पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा जितना कि रेशम की छड़ पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होंगे, ठीक है। मतलब दोनों विपरीत आवेश उत्पन्न होंगे और दोनों का परिणाम क्या होगा, सेम होगा। मतलब मान लीजिए कि कांच के छड़ में 50 कूलाम अगर उत्पन्न हो रहा है आवेश, तो रेशम के कपड़े पर भी क्या होगा, 50 कूलाम का ही आवेश उत्पन्न होगा, ये होगा परिणाम। लेकिन आवेश क्या होती है, विपरीत आवेश होना चाहिए। मतलब कपड़े पे क्या उत्पन्न होगा, ऋण आवेश, और कांच के छड़ पे क्या उत्पन्न होगा, धन आवेश। जैसे एक दूसरे को रगड़ेंगे तो क्या होती है कि दोनों आवेश समान होने की वजह से, ठीक है, परिणाम में समान होते हैं, परंतु जो उसकी प्रकृति है वह विपरीत दिशा की होती है, विपरीत होती है, इसलिए क्या दूसरे को विनाश कर देंगे। तो जब वस्तु को रगड़ने से पहले कुल आवेश क्या था, शून्य था, और रगड़ने के बाद भी दोनों वस्तुओं का आवेश कितना हो गया, शून्य हो गया, क्योंकि कांच पर उत्पन्न जितने धन आवेश थे वह टोटल रेशम पर उतने ऋण आवेश को क्या किया, नष्ट कर दिया। तो जो इसका परिणामी आवेश हो गया वो शून्य हो गया, ठीक है। इस तरह से आवेश क्या होगा, संरक्षित हो गया। दूसरा उदाहरण ऐसे भी देख सकते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन कण को एक पास लाते हैं यानी एक समीप में लाते हैं तो क्या होती है कि पॉजिट्रॉन पर उतना ही धन आवेश होता है जितना पे इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ठीक है। जब दोनों आवेशों का परिणाम सेम है, बराबर होते हैं, परंतु जो इसका नेचर है वो अपोजिट होने, विपरीत होने की वजह से क्या होती है, दूसरे को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। यदि दोनों कणों को आपस में मिला दिया जाए तो दोनों को मिलाने से क्या होती है, उनकी जगह पर जितना पॉजिटिव चार्ज होती है पॉजिट्रॉन पर और जितनी नेगेटिव चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन पर, ये दोनों क्या करते हैं, दूसरे को विनाश कर देते हैं। और विनाश करने की वजह से क्या होती है, उनकी जगह पर गामा फोटान उत्पन्न होता है। एक कण है, दो क्या होते हैं, दो गामा फोटान कण उत्पन्न होते हैं जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो अर्थात इस तरह से आवेश क्या हो गया, संरक्षित हो गया। मतलब कि मिलने से पहले जितने आवेश थे
मिलने के बाद भी, दोनों कणों को मिलने के बाद भी कुल आवेश क्या हो, परिणामी आवेश शून्य है। इसे हम बोलेंगे आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। आइए तब देखते हैं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आवेशों का क्या होता है, क्वांटीकरण होता है। ठीक है, क्वांटीकरण बोलते हैं या इसको परमाणुकता कहते हैं। यहाँ देखिए परमाणुकता, तो क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है कि प्रकृति में जो आवेश होती है सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज होता है। मतलब कि जो भी आवेश का मान होता है क्या होता है कि निश्चित होता है, न्यूनतम मान हो या अधिकतम मान हो, लेकिन वो क्या होता है, निश्चित होती है और पूर्ण गुणज होता है, मतलब एक पूर्णांक होता है। ठीक है, पूर्णांक मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे पूर्णांक होता है। ठीक है, मतलब कभी भी आप नहीं देखे होंगे कि किसी भी कण पर जो आवेश होता है 1.5, 2.5, 3.5 या -6.5, 8.5 ऐसे आप कभी नहीं देखे होंगे। हमेशा जो चार्ज होती है पूर्ण गुणज होता है, मतलब एक पूर्णांक रूप से होता है। ठीक है, जैसे कि 10⁻⁵, 10⁻⁶, 10⁻⁶, 10⁻8, 10⁻10 ऐसे कूलाम, यानी ये पूर्ण गुणज के रूप में होता है। ठीक है, तो इसी आवेश को हम बोलते हैं क्वांटीकरण। मतलब जो आवेश होती है एक पूर्ण गुणज होता है, इसको बोलते हैं क्वांटीकरण, या इसको बोलते हैं परमाणुकता कहा जाता है। ठीक है, तथा इसमें जो न्यूनतम आवेश होता है, जिस आवेश को हम कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, क्वांटीकरण कहते हैं, उसमें जो सबसे न्यूनतम आवेश होता है उसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल चार्जेस, यानी मूल आवेश कहा जाता है उसको। जैसे फार्मूला देखिए कि आवेश क्या होती है, Q बराबर N इंटू ई, और जहां पे n क्या है 1 2 3 4 5, यानी एक पूर्णांक होगा। मतलब 1.5, 2.3, 8.6, 5.7 ऐसे कभी दशमलव आप नहीं पाएंगे, हमेशा क्या पाएंगे, एक पूर्णांक के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए ध्यान से, जहां पर यहाँ पे देखिए ध्यान से, जहां Q क्या है बाबू, तो Q है कण का आवेश है। ठीक है, जो भी कण रहेगा तो कण का आवेश रहेगा। ठीक है, और n क्या है, तो जो n है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, यानी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन या कहिए प्रोटॉन, या जिस कण का हमको चार्ज निकालना है तो क्या कह सकते हैं, उस कणों की संख्या। ठीक है, मतलब कह सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, कणों की संख्या। और ई क्या है, तो यहाँ देखा दिए, यहाँ से इसमें 3 पद हैं, तो 3 पद में एक जो ई है वो फिक्स होती है। ई क्या है, कि होती है इलेक्ट्रॉन का, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आवेश होता है। और पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है सबको पता है कितना, -1.6 गुणे 10 से पावर -19 कूलाम। ठीक है, सवाल लगाते समय क्या करेंगे, चिन्ह नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रखा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि इस फार्मूले में आपको 3 पद है, Q, N और E। तो E तो फिक्स होता है, ई क्या होती है, ई फिक्स होता है। तो ई का फिक्स होने का मतलब है कि जब भी सवाल में दे या न दे, ई का मान आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इन दोनों से जब फिक्स है तो इन दोनों से कोई पूछेगा, जब क्यू पूछेगा तो एन दिया रहेगा, और जब एन पूछेगा तो क्या पूछेगा, क्यू पूछ सकता है। ठीक है, तो इस फार्मूले में 2 ही पद पूछेगा तो फिक्स है, तो मान होना चाहिए। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब इसी को हम न्यूमेरिकल बता रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, हर बोर्ड में लगभग बहुत काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कि पूछा था कि एक कूलाम, ठीक है, एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ध्यान देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक कूलाम, मान लीजिए कोई चालक है, तो किसी चालक में क्या बनेगा, जो आवेश प्रवाह होती है, तो आवेश कितना है, एक कूलाम का आवेश है। तब पूछा जाएगा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा, कितने इलेक्ट्रॉन बहेंगे। ठीक है, ध्यान से तो देखिए, ध्यान से तो क्या करेंगे, तो जो जो फिजिक्स में चीज सबसे पहले क्या होता है कि जो जो चीज दिया है पहले उस टर्मिनोलॉजी को आप नोट कर लीजिए। तो क्या क्या दिया है, तो ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले दिया है कि चालक में कितना आवेश बह रहा है, या उस कण पे कितने आवेश है। तो अभी दिखाते हैं क्यू से, या कैपिटल क्यू कहिए या स्मॉल क्यू से, कितना है, एक कूलाम। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का मान होती है, आवेश होता है तो फिक्स होता है 1.6 गुणे 10 से पावर
19 कूलाम। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, यानी कणों की संख्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी सूत्र क्या पढ़े थे आप? तो सूत्र पढ़े थे कि Q बराबर n इंटू ई, अर्थात के आवेशों का क्वांटीकरण थ्योरी से, जो क्वांटीकरण फार्मूला होता है उसके फार्मूला से क्या करेंगे, मान रखेंगे। अब देखिए ध्यान से, Q का मान दिया है 1, n पूछ रहा है, और E का मान है 1.6 गुणे 10 से पावर माइनस 19। ठीक है, अब क्या करेंगे, n का मान पूछ रहा है, इधर वाला पार्ट गुणा है, जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो हम n का मान क्या करते हैं, इधर लिखते हैं, हो जाएगा 1 अब बट्टे, ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 से पावर माइनस 19। ठीक है, अब ध्यान रखिए कैसे इसे हल करेंगे। पता है कि जब भी पावर में कोई सवाल आता है, मतलब कोई क्या हो, पावर घात हो, माइनस में हो या प्लस में, तो सबसे पहले जो 10 के पावर है उसको करते हैं साइड में कर देते हैं, यानी किनारे कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, तो बचेगा n बराबर 1/1.6 गुणे, यहाँ पे देखिए 10 के पावर जो माइनस है वो पावर क्या है, माइनस में 19 है। जब ये पावर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 से पावर प्लस 19 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 1.6 को किसमें बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। हालांकि दशमलव में देखिए ध्यान से 1.6 है, तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, किसी दशमलव को हटाएंगे। जैसे दशमलव को हटाएंगे तो हो जाएगा 16 रुपया। पहले था 1.6, अब हो जाएगा माइनस 16 हो जाएगा। अब बटे 1, अब देखेंगे दशमलव के बाद कितने स्थान है, तो कितने अंक है, केवल एक ही अंक है, इसमें एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/10। अर्थात इसको हम ऐसे करेंगे तो n बराबर हो जाएगा 1 बट्टे, हो जाएगा कितना, 16/10, और ये हो जाएगा गुणे 10 की पावर 19। ठीक है, देखिए सवाल आपका हो गया A/B/C। तो जब भी सवाल 3 करने के मिलता है क्या होती है कि A/B/C के रूप में, तो सबसे नीचे वाला जाकर ऊपर वाले पद में क्या करेगा, गुणा कर लेता है। तो होता है n बराबर कितना हो जाएगा, 10/16 गुणे 10 से पावर 19। ठीक है, अब भाग देंगे 10 में तो हो जाएगा n बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से 0 जाहिर सी बात है 100 होगा तो 16 छके 96, 40 हो जाएगा, 4 बचेगा तो 0 बड़ा कितना हो जाएगा, तो 16 दूना 32, 8 बचेगा तो 16 पचे 80, और यहाँ पे हो गया कितना बचा था, 19। ठीक है, एक जो वैल्यू आ रही है वो बहुत कम है, क्या करते हैं इस पॉइंट को एक स्थान क्या करें, शिफ्ट कर दें उधर। तो जब शिफ्ट को देखिए दशमलव यहाँ पे है, इधर शिफ्ट करेंगे तो जगह 6.25 गुणे 10 पावर कितना हो जाएगा, 19 था। जब एक स्थान घसकाएंगे, देखिए कितना स्थान घसक रहा है, यहाँ से 6 आ गया, यहाँ पे आ गया एक स्थान। तो जितना जब दाएं तरफ क्या करते हैं, दशमलव को शिफ्ट करते हैं दाएं साइड, तो क्या करते हैं, माइनस n से गुणा की जाती है, मतलब कि एक ही स्थान है तो मतलब कितना, देखिए ध्यान से यहाँ दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 से पावर कितना था, 19 था, हम घसकाएं कितना है, -1 का स्थान, एक ही अंक घसकाएं तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी पावर -n से गुणा करते हैं। दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो बेस एक दिन लिखते हैं। अब जुड़ेगा तो हो जाएगा 19 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18। चूंकि 19 प्लस में था, -1 में था, तो 18 के जो प्लस में उसकी वैल्यू आएगी, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा कितना, 10 से पावर 18, और यहाँ पर लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन। चूंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा था कितने कण होंगे, तो इतना कण हो जाएगा। ठीक है, यह बराबर कितना हो जाएगा, तो 6.25 गुणे 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ध्यान रखिए, जब एक कूलाम आवेश में जब इतने इलेक्ट्रॉन है रहे, तो कोई भी क्वेश्चन पूछे इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं 6.25 गुणे 10 पावर 18, ठीक है इलेक्ट्रॉन, तब पूछा जा सकता है कि बताइए 20 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 30 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 50 कूलाम के आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब केवल एक कूलाम को आपको पता होगा, तो जितने कूलाम का पूछा जाएगा क्या करेंगे, इसी फार्मूला में डायरेक्ट उस अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे पूछा जाएगा कि 20 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 20 क्या करेंगे, 20 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6.25 गुणे 10 से पावर कितना, 18 से। इसी तरह से 30 पूछेगा, 40 पूछेगा, 50 पूछेगा, जितने कूलाम का आवेश पूछेगा उसमें क्या करेंगे, इस वाला जो अंक है एक कूलाम का जो रिजल्ट आया है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है कि आप समझे होंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक है,
आवेश क्या होता है? सतत आवेश वितरण है, मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब किसी भी बॉडी पर या किसी वस्तु पर जब आवेश हम क्या करेंगे, आवेश रखेंगे, तो आवेश किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब किस तरह से फैलेगा या बटेगा। ठीक है, तो उसी के बारे में कंटिन्यू लगातार किस तरह से फैलेगा या किस तरह से बटेगा, इसी के बारे में इस टॉपिक में पढ़ा जाता है। तो वह कि पहला कि रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, रेखीय मतलब पता चल रही है कि आवेश ऐसे चालक में वितरण करेगा, यानी गति करेगा या फैलेगा, जिससे चालक क्या होना चाहिए, रेखीय मतलब एक लंबा होगा। रेखा मतलब इसकी चौड़ाई क्या होगी, लंबाई की अपेक्षा बहुत ही न्यूनतम होगा, बहुत कम होगा। मतलब कि ये भी आवेश उसी चालक में वितरण करेगा जिस चालक की लंबाई क्या हो, काफी ज्यादा हो, और चौड़ाई उसके मुकाबले बहुत कम हो। तो नाम ही से पता चल रहा है कि रेखीय। जैसे मान लीजिए कि चालक है, जैसे ये कोई तार है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई चालक है, तो चालक को हम इसे पता है बना सकते हैं। ठीक है, और कोई चालक है, ये मान लीजिए चालक है, तो जरा ध्यान देखिए इस चालक में क्या है कि लंबाई की अपेक्षा जो इसकी चौड़ाई क्या है, बहुत कम है। तो इस चालक में जैसे मान लीजिए हम क्यू आवेश प्रवाह करेंगे या क्यू आवेश देंगे, तो क्या होगा, इस पूरे चालक पर क्या होगी, आवेश वितरण हो जाएगा। यानी एक रेखा के रूप में क्या होगा, आवेश रेखा के रूप में इस चालक के अंदर क्या होगा, प्रवाह करेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। अब क्या होती है कि चालक की लंबाई क्या हो, एकांक लंबाई हो। एकांक मतलब इस पूरे चालक की लंबाई कितनी मान लीजिए, एल मान लीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, किसी चालक की एकांक लंबाई में, ठीक है, एकांक मतलब कि 1 मीटर हो या 1 सेंटीमीटर हो या 1 mm, एक लेना, सिंगल लेना। ठीक है, तो किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे हम प्रजनन करते हैं लैम्डा से। ठीक है, तो लैम्डा बराबर क्या होती है कि आवेश प्रवाह कर रहे हैं किसमें, चालक में, और चालक की लंबाई क्या है, एकांक लंबाई एल है। ये हो जाएगा रेखीय आवेश वितरण बराबर, इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से प्रजनन करते हैं, तो लैम्डा बराबर होती है क्यू बटे एल। तो मात्रक क्या हो जाएगा, क्यू का मात्रक होती है कूलाम। ठीक है, और चूंकि लंबाई है तो केवल मीटर में लेंगे, बटा का मतलब प्रति और लंबाई का मतलब मीटर, तो इसे कह सकते हैं कि कूलाम प्रति मीटर। ठीक है, नोट कीजिए। दूसरा क्या है कि क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश वितरण। नाम से पता चल रहा है कि क्षेत्रीय या पृष्ठीय मतलब ऐसा जो आवेश ऐसे पदार्थ में या ऐसे पार्टिकल में या ऐसे वस्तु में वितरण करेगा जिससे क्या होना चाहिए, कुछ क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल पता है कि दुनिया के जो भी हम क्षेत्रफल शब्द आता है तो दिमाग में 2 डायमेंशन की बात होती है, जिसमें एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होती है। मतलब इसमें दोनों डायमेंशन होना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। तो ऐसा चालक होना चाहिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई यानी उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितना उसका क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल का क्या होगा, आवेश को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका आवेश उसके पृष्ठ पर फैलेगा यानी वितरण होगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय आवेश वितरण का मतलब होता है कि ऐसे चालक जिसका क्या हो कि क्षेत्रफल हो और उस क्षेत्रफल को आवेशित किया जाए या आवेश रखा जाए तो उसका उस चालक के पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आवेश एक समान वितरण हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं क्षेत्रीय या पृष्ठीय आवेश वितरण। अब इसमें आती है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो जैसे क्या होती है कि किसी पदार्थ के या किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल, जब भी घनत्व की बात कर दिया जाएगा तो समझिए आप क्या, जो भी आप डायमेंशन जिसके अंदर या क्या होगा आवेश वितरण करेगा उसका मान कितना होना चाहिए, 1 यूनिट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी एकांक हम बोलेंगे तो कह सकते हैं कि किसी चालक के एकांक पृष्ठीय यानी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं उसको वीडियो को पॉज करके, ठीक है, उस डिफिनेशन को लिख लीजिएगा। तो क्या करते हैं, इसे प्रेजेंट करते हैं हम रो से। ठीक है, क्या प्रेजेंट करते हैं इसे, सॉरी, इसे प्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर क्या होती है कि उस आवेश देंगे चालक पर और चालक एकांक पृष्ठीय क्षेत्र क्या होगा, ए होगा। ये मतलब क्षेत्रफल यानी एरिया। और सिग्मा क्या है, यहाँ पर जो सिग्मा है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व है और क्यू क्या आवेश है और ए क्या है उस चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मात्रक क्या हो जाएगा, तो पता है कि मात्रक हो जाएगा कूलाम। ठीक है, बट्टे यानी प्रति, और किसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए
चलिए मान लीजिए कोई कोई चालक है जिसका क्या है, ऐसे पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, ऐसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, तो मान लीजिए कि अगर इस चालक की पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ इस टाइप का हो, ठीक है, तो क्या पता चल रहा है कि एक तल है, ठीक है। जैसे क्या करेंगे कि इस पर हम क्या करेंगे, जैसे इस पर आवेश को क्या करें रखेंगे यानी आवेशित करेंगे, तो क्या हो जाएगी इस चालक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या हो जाएगा कि आवेश क्या हो जाएगा, वितरण हो जाएगा। यानी जो आवेश है वो लगेगा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वितरण होने, तो उस पूरे पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, आवेश इस तरह से फैल जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है, नोट कर लीजिए। यहाँ पे हम क्यू लिख देते हैं। चलिए तो तीसरा क्या है, तीसरा जो आवेश वितरण की प्रक्रिया है वो क्या है, आयतन आवेश वितरण, ठीक है। इसमें मतलब क्या होगी कि नाम से पता चला कि आयतन, आयतन मतलब जब भी शब्द आयतन आता है तो मतलब 3 डायमेंशन की बात होती है, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई या मोटाई हो, ठीक है। तो 3 डायमेंशन की बात हो रही है, मतलब कि जो आवेश होगा कि ऐसे चालक में वितरण करेगा, ऐसे चालक में गति करेगा या फैलेगा जो चालक क्या हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, किसी चालक के अगर आयतन में आवेश वितरण हो रहा है तो इसे बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। और पता है कि जब आयतन और क्या है कि आवेश वितरण है तो इसी से क्या निकलेगा, आयतन आवेश वितरण घनत्व निकलेगा। तो क्या होती है, किसी चालक के एकांक आयतन में जब भी घनत्व की बात आएगी तो शब्द आ जाएगा एकांक, तो किसी चालक के एकांक आयतन में, ठीक है, वितरण आवेश को क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है, ठीक है। इसे प्रेजेंट करते हैं किससे, रो से। तो रो का मतलब या रो है, तो रो का मतलब कि आयतन, ठीक है। आयतन क्या है कि आवेश वितरण घनत्व है, तो होती है कि मान लीजिए आयतन में आवेश प्रवाह हो रहा है, क्या क्यू फैल रहा है, और आयतन क्या होती है भी, ठीक है। तो मात्रा क्या हो जाएगी, फार्मूला हो जाएगा रो बराबर क्यू बटे भी। तो पता है कि इसका मात्रक होती है कूलाम, ठीक है, प्रति, और आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब, क्या होती है मीटर क्यूब। यानी पहले में था मीटर, दूसरे में होता है मीटर स्क्वायर, तीसरे में होता है मीटर क्यूब। तो जैसे ध्यान से देखिए एक क्यूब है, जैसे मान लीजिए कि एक क्यूब है यानी एक घन है, ठीक है। तो इस घन को हम लेते हैं ऐसे। अब ध्यान से देखिए ये ऊपर का जो फ्रंट है, ऊपर वाला एक टॉप व्यू है, मतलब ऊपर वाला ऐसे ऊपरी पृष्ठ है। तो अगर मान लीजिए इसमें आवेश हम देते हैं तो क्या हो जाएगी, इस ऊपरी पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, पूरा आवेश वितरण हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी आवेश वितरण हो जाएगा ऊपरी पृष्ठ पर। और जो सामने दिखाई दे रहे फ्रंट व्यू, ये सामने फ्रंट व्यू है, ठीक है। तो इस पर भी क्या हो जाएगा, आवेश वितरण हो जाएगा। मतलब इस सामने वाला जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपके सामने से, ठीक है, ये तो पहला है कि ये बगल वाला है, इस साइड का है, ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है इस साइड का है, और ये क्या है, ये वाला इस साइड का है, ठीक है। ये ऊपर का है, ये सामने का है, और ये तल का है, नीचे वाला तल है। तो मान लीजिए सभी तलों पर क्या हो जाएगा, आवेश एक समान वितरण होने लगेगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आयतन आवेश वितरण, ठीक है, जिसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या हो जाएगी, आवेश वितरण होगा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। चलिए आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ठीक है। इसमें जो आवेश संबंधी जितने भी प्रक्रियाएं थी, आवेश संबंधी जो भी डिफिनीशन था या उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक था, ये सारे मैंने लेक्चर 1 में कवर कर दिया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि आवेश के जो चार्ज होती है, चार्ज कौन कौन सा इफेक्ट उत्पन्न करेगा, तो उस इफेक्ट में पहला होती है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। और वैद्युत, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।